आज हम डार्विन पर चर्चा कर देंगे और डार्विन का समाजशास्त्र में क्या भूमिका रही है, किस तरह से विचारक समाजशास्त्री उनसे प्रभावित रहे, उसकी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी में दो विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती भी हमें दिखाई देती हैं। और ये दो विरोधी विचारधाराएं क्या हैं? एक तो डार्विन के अस्तित्ववादी संघर्ष की विचारधारा है, एक मार्क्सवादी समाजवादी अवधारणा है। दोनों ही विचारधारा के केंद्रीय बिंदु संघर्ष को माना गया है। दोनों ने संघर्ष को स्वीकार किया है, चाहे वो डार्विन का अस्तित्ववाद हो या कार्ल मार्क्स का समाजवादी अवधारणा। दोनों में संघर्ष को मूल में रखकर इन दोनों ने अपने विचारों को रखा है, किंतु दोनों में हमें मूलतः भिन्नता भी दिखाई देती है, और वो भिन्नता है दृष्टिकोण का। डार्विनवाद पूंजीपति के हितों में का संरक्षण व पोषण करता हुआ दिखाई देता है, जबकि समाजवादी मार्क्सवाद श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग के हितों का पोषक या संरक्षक है। ये दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं विचारों के अंदर। डार्विन किसके फेवर में बात कर रहा है? कैपिटलिस्ट के फेवर में। और कार्ल मार्क्स, जैसे कि हम सबको विदित है, सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरिएट के संदर्भ में वो बात करते हैं। समाजवादी विचारधारा के विकास का आधार सामाजिक विषमता थी। आधुनिक युग के निर्धन, विवश और शोषित जन समुदाय को, सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग की मर्जी के मुताबिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कार्ल मार्क्स को ये बात, कार्ल मार्क्स चूँकि एक बड़े विचारक थे और उनके अंदर संवेदनाएं भी बहुत अधिक थी, सेंसिटिव व्यक्ति थे, तो उनके अंदर क्या था कि आधुनिक युग में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में जब औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, कल कारखानों की स्थापना हुई, तो उन्होंने कहा आधुनिक युग के अंदर जो निर्धन, गरीब, शोषित वर्ग था, जिसे वो श्रमिक वर्ग कहते हैं, उन्होंने कहा वह किसकी मर्जी पर जीवित था, किसकी मर्जी पर था? वो बुर्जुआ वर्ग की मर्जी पर था। उनकी मर्जी के अनुसार ही उसको जीवन यापन करना पड़ता था। व्यक्तिगत संपत्ति के नियम ने उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। मार्क्स और एंजल्स की किताबें जब हम पढ़ते हैं, चाहे उनके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़े, द ओरिजिन ऑफ फैमिली पढ़े, दास कैपिटल पढ़े, उसके अंदर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब ये अवधारणा आई, इसी अवधारणा ने समाज में शोषण और शोषित की अवधारणा को भी जन्म दिया। तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत संपत्ति के नियम ने किसकी सुरक्षा को खतरे में डाला? श्रमिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, तो ऐसे में उनके पास में कोई आर्थिक रूप से वो सुरक्षित भी नहीं थे। समाजवादी विचारधारा समाज के सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी की बात करता है। वो चाहता है, समाजवादी विचारधारा के जितने भी विचारक हैं वो चाहते हैं कि समाज में सभी लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, सभी के आर्थिक हितों की रक्षा होनी चाहिए, सभी को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के पास अधिक और कोई दो रोटी को भी तरसता हो। तो इनकी विचारधारा पूर्णतः अलग थी, जबकि डार्विन पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते। अभी हम मूलतः डार्विन के ऊपर बात करेंगे कि डार्विन ने किस प्रकार से अपने अस्तित्ववाद की बात की है। और डार्विन की जो अस्तित्ववाद की अवधारणा है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जो कि उन्होंने अपने 3 चरणों में समझाने का प्रयास किया है। डार्विन का अस्तित्ववाद की अवधारणा, इस विचारधारा को पूंजीवादी संरक्षण के संघर्ष के स्वरूप की अवधारणा भी कहा जाता है। सामाजिक डार्विन के अस्तित्ववादी सिद्धांत से यह सिद्धांत इसलिए जाना जाने लगा क्योंकि प्राणी शास्त्र के डार्विन के सिद्धांत का समाज पर लागू करके घटनाओं का अवलोकन कर परिणामों का विश्लेषण किया गया और परिणामों के रूप में डार्विन के परिणामों को साकार होते हुए देखा गया। आप विद्यार्थियों, आपको इस बात को ध्यान में रखना, डार्विन सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। डार्विन ने समाज के बारे में कुछ भी नहीं कहा। डार्विन उद्विकास की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उद्विकास के अंदर की बात करते हुए चूंकि विचारक है, पूंजीपतियों के बारे में भी चर्चा कर लेते। लेकिन डार्विन का जो सिद्धांत है, उद्विकास का सिद्धांत है, और वो मानव जाति के विकास की बात करते हैं, प्रकृति के विकास की बात करते हैं। वो पूरे का पूरा उनका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसकी बात करते हैं। और उन्होंने और
उनके इस सिद्धांतों से बहुत सारे सामाजिक विचारक प्रभावित हुए और उनके सिद्धांतों का प्रयोग उन्होंने समाज को समझने और समझाने के लिए किया। इसीलिए हम इसको सोशल डार्विनिज्म कहते हैं या सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। यहाँ डार्विन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन डार्विन के विचारों से सामाजिक विचारक प्रभावित हुए और उस डार्विन के विचारों को उनके माध्यम से उन्होंने समाज को समझाने का प्रयास किया, इसलिए डार्विन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डार्विन की विकासवादी अवधारणा में संघर्ष की सनातनता और अनवरतता का हमें निरंतर दिखाई देती है। डार्विन के सिद्धांत में हमें संघर्ष, वो कहते हैं संघर्ष ही है जिससे व्यक्ति का, समाज का या मनुष्य का विकास हुआ। बिना संघर्ष के मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। तो इन्होंने, डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि संघर्ष के दौरान प्रकृति योग्यतम व्यक्ति का चुनाव करती है और जो सर्वाधिक कुशल और योग्य होता है वह अपने अस्तित्व बनाने में समर्थ रहता है। तो यहाँ पर डार्विन ये कहना चाहते हैं मनुष्य का अपने अस्तित्व के लिए उसकी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तो प्रकृति की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रकृति व्यक्ति का चुनाव करती है, प्रकृति उस व्यक्ति का चुनाव करती है जो सामर्थ्यवान है, जो संघर्ष में सफल हो जाता है। प्रकृति स्वतः ही उसका चुनाव करती है। इसलिए डार्विन ने कहा कि प्रकृति सदैव कुशल और योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करती है, वही उसी का अस्तित्व समाज में या जीवन में बना रह सकता है। डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत को 3 चरणों के माध्यम से समझाया है। इन्होंने कहा सबसे पहला चरण क्या है? अधिक मात्रा में संतानोत्पत्ति। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने समरूप को बनाए रखने हेतु अथवा वंश की वृद्धि के लिए अधिकाधिक संख्या में संतान उत्पन्न करता है। इन्होंने कहा सबसे पहली बात, कोई चाहे हम प्रकृति के रूप में बात करें, समाज के रूप में बात करें, इन्होंने कहा कोई भी प्राणी इस प्राणी जगत के अंदर अपने समरूप को यानी अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक संतानों की उत्पत्ति करता है ताकि उसके वंश की रक्षा हो सके या फिर उसकी प्रजाति की रक्षा हो सके। अब जब बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा संतानें उत्पन्न हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, तो कहते हैं जीवन संघर्ष प्रारंभ होता है। जीवन संघर्ष यानी आवश्यकता पूर्ति के साधन स्रोत सीमित होने लगते हैं, क्योंकि उन आवश्यकताओं का उपभोग करने वालों की जनसंख्या तो बहुत अधिक हो जाती है। प्रत्येक प्राणी उन सीमित साधनों का उपयोग करना चाहता है। अब आपने संतानोत्पत्ति तो बहुत अधिक कर ली, लेकिन अब आपके पास में संसाधन तो सीमित है। अब संसाधन सीमित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और संघर्ष भी क्या? जीवन को बनाए रखने का संघर्ष, इसलिए हम इसको जीवन संघर्ष कहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल दिया है कि रोटी के एक छोटे टुकड़े के लिए कुत्तों के झुंड को उस टुकड़े पर झपटना रोटी के टुकड़े के लिए जीवन संघर्ष कहा जा सकता है। इन्होंने कहा आप एक रोटी का टुकड़ा कुत्तों के झुंड के आगे डाल दीजिए और फिर कैसे कुत्ते उस रोटी पे झपटते हैं और कौन उसको लेकर भाग जाता है, जो उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर या बुद्धिमान होगा वो उसको लेकर भाग जाता है। इन्होंने कहा ये संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है, और जैसे वो रोटी का टुकड़ा दिखाई देना बंद हो जाता है यानी उनमें से कोई एक उसको हड़प लेता है तो वो संघर्ष खत्म हो जाता है। इसलिए सीमित साधनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राणियों में परस्पर संघर्ष का होना तो एक अनिवार्य सी बात है, और इसी को हम जीवन का संघर्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि वे सजीव के जीवन को सक्षम बनाती है, जिसके अभाव में सजीव या प्राणी अपने अस्तित्व को संभव ही नहीं रख सकता। यदि किसी 10 भूखे व्यक्तियों के बीच में एक रोटी हो और जो व्यक्ति को रोटी मिलेगा वही जीवित रहेगा, बाकी 9 को तो मृत्यु ही प्राप्त होगी, ऐसा डार्विन का मानना है। तो इन्होंने कहा जीवन पहले अधिक को अधिक संतानोत्पत्ति, फिर सीमित साधनों के कारण जीवन संघर्ष, फिर तीसरा चरण आता है प्रकृति वरण। उन्होंने कहा जब ये जीवन संघर्ष होता है तो इसमें कौन जीवित रहेगा? डार्विन कहता है ये आपके हमारे हाथ की बात नहीं है, ये निर्णय लेना या सोचने का विषय मनुष्य का नहीं है। प्रकृति स्वयं वरण या चयन करती है कि कौन वास्तव में जीवित रहने के सक्षम है और कौन जीवित रहने के सक्षम नहीं है। अतः जिसमें वास्तव में क्षमताएं होती हैं वे जीवित रह पाते हैं और वे स्वयं को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप समायोजित करके
परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा ये वो व्यक्ति हैं जिनमें समायोजन होता है, अनुकूलन की क्षमता होती है, प्रकृति के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, वो लोग जीवित रह जाते हैं। तो इन्होंने कहा उनमें क्षमता है, सामर्थ्य है, इसलिए वो अनुकूलन करते हैं। जैसे रोटी के एक टुकड़े के लिए होने वाले संघर्ष में वही कुत्ता उस टुकड़े को खाएगा जो अन्य कुत्तों से ज़्यादा सशक्त और बलवान होगा। इस प्रकार वह अपनी क्षमता द्वारा अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने अस्तित्व को बनाने में समर्थ होता है। तो जो प्राणी संघर्ष के योग्य नहीं होते प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और जो जीवन संघर्ष में स्वतः ही उनको समाप्त होना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डार्विन का जो सिद्धांत है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में